हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनाव प्राइम। ये है विमेंस सीरीज का एक और एपिसोड। नाउ लेट्स बिगिन। पिछले एपिसोड के एंड में देखा था यासुजी मिंग के चित्र खतरे करने के लिए उसे अपने साथ में इस चिप के अंदर लेके आता है। यहाँ पे यासुजी को एहसास हो चुका है कि वो मिंग के सामने कुछ भी नहीं है, क्योंकि यासुजी के हिसाब से मिंग इस पूरे कॉन्टिनेंट का प्रिंस है और बहुत ही जल्दी इस पूरे कॉन्टिनेंट का राजा बनने वाला है। इसलिए अगर मिंग को गुस्सा दिला दिया तो इनकी पूरी फैमिली खत्म हो सकती है। इसी वजह से अब ये लोग मैंग के साथ में बहुत ही रेस्पेक्ट से बात कर रहे हैं। जब ये बात शुरू होती है तो मैंग ने बताता है कि कुछ ही टाइम के अंदर एक बहुत ही खतरनाक फाइट होने वाली है और इस फाइट के अंदर बहुत सारे पैसे लगेंगे, क्योंकि इन्हें बहुत बड़ी सेना क्रिएशन करना है। ये सुनकर ये सोच बहुत खुश हो जाता है। उसे लगता है इस तरीके से वो मिंग के साथ में अच्छी रिलेशन क्रिएट कर लेगा। इसलिए वो मिंग को कुछ पैसे देकर उसकी मदद करने की कोशिश करता है, लेकिन मिंग उसे बता देता है कि अमाउंट बहुत बड़ा है, तुम जो कुछ भी दोगे उससे कुछ होगा ही नहीं, क्योंकि सेना क्रिएशन के अंदर बिलियंस में वेलकरी कॉइन्स खर्च होने वाले हैं। लेकिन क्योंकि वेलकरी कॉइन्स की कीमत बहुत ज्यादा डाउन हो चुकी है, इसलिए अब वो फेटियन कॉइन्स का यूज करेंगे। ये पता चलने के बाद में यासुजी उसके जितने बंदे होते हैं ये सब के सब तुरंत पीछे हट जाते हैं, क्योंकि इन्हें पता है ये अपना सब कुछ बेचकर भी मिंग की कुछ मदद नहीं कर सकते। क्योंकि मिंग ने यहाँ पर शर्त रखी है कि इन्हें अगर मिंग की तरफ शामिल होना है तो इन्हें कम से कम 100 बिलियन फेटियन कॉइन मिंग को देने होंगे। कॉन्टिनेंट की सेना के अंदर सबसे छोटी इन्वेस्टमेंट इतने बड़े अमाउंट की है। इस अमाउंट को सुनकर जब ये बंदा यासुजी का निराश हो जाता है, तब मैंग अपनी अगली चाल खेलता है। वो जल्दी से जियांगसू से पूछता है, तुमने क्या सोचा है इस फाइट के अंदर तुम कितने अमाउंट को अपनी तरफ से ऐड करना चाहोगी? जियांगसू कहती है 300 बिलियन मेरे पास में है, ये सारे फेटियन कॉइन मैं इस फाइट के अंदर लगा देने वाली हूँ। मिंग कहता है एक टाइम पर मेरे पास में भी काफी सारे फेटियन कॉइन थे, लेकिन मेरे छोटे भाई ने फिजूल खर्ची में सारे उड़ा दिए, तो अब मेरे पास में भी केवल 200 बिलियन ही बचे हैं। मुझे इन्हें ही इस फाइट के अंदर लगाना होगा, लेकिन ये सब भी काफी कम है। लगता है हमें किसी के पास में जाकर इस पैसे को उधार लेना पड़ेगा। यहाँ से हम सीधे गोल्ड लैंड के अंदर चलते हैं, वहाँ पर जरूर से हमें काफी कुछ मिल सकता है। वो लोग काफी स्मार्ट है, उन्हें पता है इस तरह की इन्वेस्टमेंट के अंदर उनका कितना बड़ा प्रॉफिट हो सकता है। वो जरूर से हमारी आर्मी के अंदर बहुत बड़ा इन्वेस्ट करेंगे। इस तरीके से प्रॉफिट की बात सुनकर यासुजी वापस से बहुत खुश हो जाता है और कहने लगता है मैं कुछ ना कुछ करके खुद भी इस फाइट के अंदर कोई ना कोई अमाउंट इन्वेस्ट करना चाहता हूँ। हमारी फैमिली भी इस फाइट के अंदर पार्टिसिपेट करेगी। ये सुनकर मैंग और जियांगसू दोनों जाने लगता है। मैंग जाते हुए कहता है तुम केवल एक छोटे से प्रिंस हो, तुम कोई किंग नहीं हो और ना ही अपनी फैमिली के लीडर हो। तुम अपनी फैमिली की तरफ से कोई भी अमाउंट इस फाइट के अंदर नहीं जोड़ सकते। अगर इस फाइट के अंदर फैमिली के अमाउंट को जोड़ना है तो मुझे तुम्हारे लीडर से बात करनी होगी। ये सुनकर यासुजी का ये बुढ़िया बोलने लगता है, तो इसमें क्या दिक्कत है, आप हमारे साथ में चलिए, हमारे मास्टर जरूर से आपकी इस सेना के अंदर अच्छे तरह से इन्वेस्ट करेंगे। ये सुनने के साथ ही मिंग की चाल पूरी तरह से काम कर जाती है। ये सोचने लगता है मैंने इन्हें बहुत बुरी तरह फंसा लिया है। ये सबके सब बिल्कुल बेवकूफ है, लेकिन इनके सपने बहुत बड़े बनने के हैं। इनकी ये चाह इनकी पूरी फैमिली को पूरी तरह से खत्म कर सकती है। ये सोचने के बाद में मैंग और जियांगसू आपस में कुछ बात करने के लिए इन तीनों से थोड़ा दूर हट जाते हैं। जियांगसू कहने लगती है ये वुडी क्या सच में तुम ये सब कुछ करने वाले हो? तुम प्रिंस का नाम यूज करके इस फैमिली से इतने बड़े अमाउंट की चोरी करोगे, ये बहुत खतरनाक हो सकता है। मिंग कहता है इतना खतरा तो मैं ले ही सकता हूँ, वैसे भी ये चोरों की फैमिली है, इन्होंने इन गरीब लोगों से टैक्स वसूल कर करके ये सारी कीमत को अपने पास में इकट्ठा किया है, तो इनसे मैं वापस से इसे वसूल लूंगा और उन्हें अच्छा सबक सिखाऊंगा। ये मेरे लिए काफी अच्छा मौका है। ये सब के सब काफी बेवकूफ है, इन्होंने मुझे असली प्रिंस समझ लिया है, तो बेकार में इस हाथाई मौके को बिल्कुल भी छोड़ देना एक बेवकूफी होगी। जियांगसू कहती है लेकिन तुमने इनके सामने 100 बिलियन फेटियन कॉइन की शर्त रख दी है। ये अमाउंट बहुत ज्यादा बड़ा होता है, कई सारी फैमिलीज को आपस में इकट्ठा होकर इस अमाउंट को तुम्हें देना होगा। किसी एक फैमिली की बस की बात नहीं है इतना बड़ा अमाउंट किसी को भी दे पाना, और जब कोई फैमिली इतने बड़े अमाउंट का किसी का तुम ट्रांजेक्शन करेगी तो कॉमन सी बात है ये बात सब जगह फैल जाएगी, और तब ऐसा हो सकता है तुम बुरी तरह से एक्सपोज हो जाओ, सबको पता चल जाए कि ओरिजिनली में तुम प्रिंस नहीं हो। और मुझे लगता है ये फैमिली भी तुम्हें पैसे देने से पहले अच्छी तरह चेकअप करेगी, इसी वजह से तुम्हारे राज खुलने के चांसेस काफी ज्यादा है। मिंग कहता है मैंने जो यहाँ पर 100 बिलियन फेटियन कॉइन का अमाउंट बोला है ये तो मैंने मन से ही बोल दिया था। यहाँ पर जब उनसे बात करने के लिए जाएंगे तो थोड़ा नेगोशिएशन होगा, तब जब वो मैक्सिमम जितने कम अमाउंट मान जाएंगे उतने को ही मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। मतलब मैं वहाँ पे ट्राई करूंगा जितना ज्यादा हो सके उतना उनसे वसूल कर सकूं, लेकिन फिर भी अगर मुझे लगा अमाउंट कम करने की जरूरत है तो मैं कम करने वाला हूँ। मुझे यकीन है 100 बिलियन फेटियन कॉइन के सामने वो जितना भी अमाउंट रखेंगे इतना भी काफी होगा उनकी फैमिली की नींव को फुर्ती से हिला देने के लिए। और इस सबके अलावा मेरा एक और प्लान है। मुझे ऐसा लगता है यासुजी से मैंने भी जो बात की है ये पूरी जगह रिलीज हो जाएगी। इस तरीके से यासुजी की फैमिली के अलावा और भी जितनी फैमिलीज है वो सब भी हमें सपोर्ट करने के लिए आ जाएंगे। मैं उन सभी के सामने ये शर्त भी रख सकता हूँ कि केवल 10% अमाउंट ही वो मुझे एडवांस में दे दें, और उसके बाद में बाकी अमाउंट को हम धीरे धीरे लेते रहेंगे। लेकिन असल में हम 10% अमाउंट को लेकर ही यहाँ से भाग जाएंगे। मुझे लगता है 100 बिलियन फेटियन कॉइन्स का 10% भी बहुत बड़ा अमाउंट होगा।
मिंग की इस फुल प्रूफ फैमिली को सुनकर जियांगसू काफी चुप जाती है। वो कहने लगती है, क्या बात है, तुमने तो बहुत सारे बैकअप प्लान्स बना के रखे हैं। अगर तुम इस तरह सोचोगे तो इन फैमिली के पास में कोई ऑप्शन होगा ही नहीं तुम्हें पैसे देने के अलावा। अगर तुम इस फैमिली से डायरेक्टली 10 बिलियन फेटियन कॉइन मांगते तो इन्हें जरूर से ये अमाउंट ज्यादा लगता, लेकिन जब तुमने पहले 100 बिलियन फेटियन कॉइन कह दिया और अब उसके बाद में उस अमाउंट को कम किया तो ये अमाउंट कम लगेगा और ये जरूर से तुम्हारी बात मान जाएंगे। तुम्हारा प्लान काफी शानदार है, लेकिन फिर भी यहाँ पर एक पॉइंट है जो कि मुझे थोड़ा गड़बड़ लग रहा है। ये फैमिलीज तो तुम्हारी बातों में मान जाएगी, लेकिन हंटू डायनेस्टी बिल्कुल भी तुम्हारी बातों में आने वाली नहीं है। जब तुम ये पैसे लेके भाग जाओगे तभी फैमिली जरूर से हंटू डायनेस्टी के पास में तुम्हारी शिकायत करने के लिए जाएंगी और फिर ये फाइट खत्म होने के बाद में हंटू डायनेस्टी सब जगह फैल जाएगी पता लगाने के लिए ये सब कुछ किया किसने, और तब उनके लिए ये पता लगाना बिल्कुल भी ज्यादा मुश्किल नहीं होगा कि सब के पीछे तुम्हारा हाथ है। और इसके अलावा डायनेस्टी एम्परर ने अभी तक खुद से इन फैमिली से कोई भी अमाउंट नहीं मांगा है, यानी कि वो इस बात को सीक्रेट रखना चाहते थे। तुम्हारी वजह से ये बात रिवील हो रही है, इस वजह से वो तुम पर और भी ज्यादा गुस्सा होंगे। मिंग कहता है या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है, जब उनको ये बात पता चले कि ये बात बाहर फैल चुकी है तो बहुत ज्यादा चिढ़ जाए। हो सकता है वो उन फैमिलीज के ऊपर गुस्सा करने लगे। होने को तो यहाँ पे कुछ भी हो सकता है, लेकिन अब हम कदम आगे बढ़ा चुके हैं और इस पीछे नहीं हटेंगे। जियांगसू कहती है, वैसे एक और बात है, तुम्हें इस सीक्रेट बारे में कैसे पता चला? तुम्हें किसने बताया कि हंटू डायनेस्टी किसी पर अटैक करने वाली है? मिंग कहता है, बस मुझे पता है। जितना मिंग सोचने लगता है हंटू डायनेस्टी कोई छोटी मोटी चीज नहीं है, ये कोई भी एक्टिविटी करती है तो उसके बारे में चारों बाकी डायनेस्टीज के अंदर आसानी से पता चल जाता है, क्योंकि सभी डायनेस्टीज के अंदर काफी शानदार इंटेलिजेंस नेटवर्क है और इस नेटवर्क का मैं भी एक पार्ट हूँ, इस वजह से मुझे भी सब कुछ पता चल जाता है। जियांगसू कहती है, ठीक है तुम्हारी ये बात भी सही है, तो अब हम सही गलत पे आ जाते हैं। तुम आखिरकार एक चीटिंग तो करने ही वाले हो, तुम कितनी बड़ी फैमिलीज को धोखा दे रहे हो, क्या तुम्हें नहीं लगता ये गलत है? मिंग कहता है, मैं इन सभी चीजों को थोड़ा अलग तरीके से देख रहा हूँ। अगर तुम इसे ऐसे सोचोगी कि हम किसी से कुछ चुरा रहे हैं तो ये गलत लगेगा, लेकिन अगर तुम इसे बीट तरह सोचो कि हम अमीरों से कुछ लेकर उसे गरीबों में बांट रहे हैं तो ये चीज सही लग रही है। जियांगसू कहती है, अच्छा तो ऐसी बात है, तुम इनसे ये सारे पैसे लेने के बाद में इन्हें गरीबों में बांटने वाले हो, तुम्हें गरीब कहाँ मिलेंगे? ये तुम कैसे डिसाइड करोगे कि ये पैसे किसके पास में जाने चाहिए, किसको इसकी जरूरत है? मिंग कहता है, वो तो मैं पहले सोच रखा हूँ, नॉर्थ में काफी सारे ह्यूमन ट्राइब्स है, ये सब कुछ ज्यादा ताकतवर नहीं है, ना ही उनके पास में ज्यादा पैसा है, उन लोगों को मदद की बहुत जरूरत है। इन सारे पैसों को इनसे लेने के बाद में मैं इन सभी को उनकी मदद के लिए लगा दूंगा, मुझे यकीन है इनकी मदद से उनकी काफी मदद हो जाएगी। जियांगसू कहती है, यानी कि तुम इन सारे पैसों को लेकर नॉर्थ में जाने वाले हो? मैंने सुना है कुछ टाइम पहले तक वहाँ पर वेयरवुल्फ क्लैन था, लेकिन अब उसे पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। क्विंगलिन डायनेस्टी ने वहाँ पर अटैक करके उन सभी को मार दिया था, लेकिन फिर भी ये जगह काफी खतरनाक है। मिंग कहता है, तुमने मुझसे पूछा था इसलिए बस मैंने तुम्हें बता दिया, अभी तक पक्का नहीं है मैं वहाँ पर जाऊंगा या फिर नहीं। वैसे भी तुमने कहा था कि वहाँ पर जो वेयरवुल्फ क्लैन है उसे खत्म कर दिया गया है, तो फिर अब वहाँ पर खतरा क्या है? जियांगसू कहती है, वहाँ पर कुछ अफवाह हैं कि उस जगह पर एंशिएंट डीमन गॉड है जो कि सो रहा है, अगर तुम वहाँ पर गए और तुमने कोई गलत हरकत कर दी तो वो जाग सकता है। मिंग कहता है, क्या सच में वहाँ पर कोई डीमन गॉड है? अगर वो डीमन गॉड वहाँ पे सो रहा है तो हो सकता है कोई आलसी टाइप का हो या फिर ज्यादा ताकतवर ना हो, मैं उसे संभाल लूंगा। जियांगसू कहती है, नहीं ऐसा नहीं है, कहानियों के हिसाब से उसका जन्म हमारे कई एंसेस्टर से पहले हो गया था, उसके अंदर बहुत पावर है। यहाँ पर अच्छी बात यह है वो हजारों सालों में केवल एक बार ही जागता है, और बुरी बात यह है जब भी वो जागता है उसे बहुत तेज भूख लगती है। उस टाइम पर उसकी भूख इतनी खतरनाक होती है वो अपने सामने आने वाली हर एक चीज को खा जाता है। पिछली बार जब वो जागा था तब उसने टिंडुआन कॉन्टिनेंट के 70% से भी ज्यादा लोगों को खा लिया था। उन सारे ह्यूमंस को वो एक ही करके नहीं खाता, बल्कि जिंदा ही सबको निकल जाता है। उस टाइम पर किसी भी ह्यूमन के पास में बचने का मौका नहीं होता, वो मॉन्स्टर जिस ह्यूमन को छोड़ना चाहे केवल उसी को छोड़ता है, बाकी सब के सब उस मॉन्स्टर के द्वारा खा लिए जाते हैं। उस डीमन गॉड का जागना तुम एक बहुत बड़ा डिजास्टर समझ सकते हो। ये सुनकर मिंग थोड़ा घबराने लगता है। वो कहता है कि सच में इतना ताकतवर मॉन्स्टर कोई एग्जिस्ट करता है जो कि इतने सारे ह्यूमंस को एक साथ में खा सके, और जब ये डीमन एग्जिस्ट करता है तो किसी किताब के अंदर इसका जिक्र क्यों नहीं है? मैंने तो कई किताबें पढ़ी है। जियांगसू कहती है, इसका जवाब तो मेरे पास में भी नहीं है, मुझे इस बारे में मेरे फादर ने बताया था, उन्होंने मुझे ये बताया था जिन 70% लोगों को उसने खाया था, एक तरह से उन सभी ने अपनी लाइफ सेक्रीफाइस की थी, उन सभी को पता था वो मरने वाले हैं, लेकिन फिर भी उन्होंने ये चीज एक्सेप्ट की और एक शानदार फर्नीचर बनाया जिसकी वजह से उस मॉन्स्टर का पेट जल्दी भर पाया, वरना तो उस मॉन्स्टर की भूख इतनी ज्यादा थी कि इस पूरी जगह से जितने भी ह्यूमंस थे उन सभी को खा सकता था। ये सुनकर अब मेरे को गुस्सा आने लगता है। वो कहता है, कितना घटिया डीमन गॉड है ये, केवल अपनी कुछ इच्छाओं को पूरी करने के लिए उसने इतने सारे लोगों को मार दिया। इस डीमन गॉड का अपनी भूख के ऊपर बिल्कुल भी कंट्रोल नहीं है, इसका कुछ करना पड़ेगा। जियांगसू कहती है, मेरे फादर ने यह भी कहा था जब पिछली बार वो जागा था तब उस टाइम पर वो लॉन्गविटी के 8th रिलेम पर था, और अब तो इस बात को लगभग 10,000 साल बीत चुके हैं, टाइम हो चुका है उसे दोबारा से जागने का, और मैं अनुमान है अब की बार जब वो जागेगा तो कम से कम लॉन्गविटी के 9th रिलेम पर तो होगा ही।
मिंग कहता है कि सच में 10 साल बस कंप्लीट होने वाले हैं। मिंग के इतना कहने के साथ ही इस सीरीज का ये एपिसोड खत्म होता है। नाउ जो कोई भी इस वीडियो देख रहा है जरूर से इस वीडियो के ऊपर लाइक और चैनल सब्सक्राइब कर लेना और इस वीडियो के ऊपर एक शानदार कमेंट भी कर देना। नाउ थैंक यू फॉर वॉचिंग।